नमस्कार मित्रों, बालाजी एजुकेशनल टेस्ट चैनल पे मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का डीआई का सीरीज चल रहा है, उस क्रम में आज ये डीआई का 8वां सीरीज है। आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, इनको हम सॉल्व करेंगे और ये आपका तब तक चलेगा जब तक आपका पेट का जो एग्जाम हो नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, भारत में एक्स और वाई नामक दो अग्रणी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत निम्नलिखित तारीख में दिया गया है। ये कौन सा ग्राफ है? बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ है आपका। और ये देखिए, ये दो कंपनियां दी गई हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई है, दोनों टेलीकॉम कंपनी की कंपनी। कंपनी एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, कंपनी वाई को ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है 2004 से 2017, 2014 से 2017 तक कंपनी वाई के लाभ में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, ये आपको बताना है। लाभ में प्रतिशत परिवर्तन, तो आप यहाँ पे देखिए किस कंपनी की बात हो रही है? कंपनी वाई की। यानी हमें किसका निकालना है? कंपनी वाई का। कब से कब तक निकालना है? 2014 और 2017 के बीच का। ठीक है, तो 2014 में देखिए कंपनी वाई का जो है वो कितना है? 60% अर्जित किया है उसने लाभ, और यहाँ पे कितना अर्जित किया है? 65% लाभ अर्जित किया है। तो प्रतिशत वृद्धि देखनी कि 60 से बढ़ के 65 अगर हुआ है तो कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 60 पे। ठीक है, तो 100% पे कितना हो जाएगा, ये तो करना है इसमें। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 3 6 और 2 25 10 55 25। आप 25 को काटोगे 3 से तो 3 8 24, यानी 8.33% आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर डी आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपके है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड ही, यूपी ट्रिपल एससी जो आपका है, पेट जो आपका है, उससे रिलेटेड ही एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो आप सब लोग इस ये जो पीडीएफ है, जो मैं टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहां आपको ये पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए, हैदराबाद में लोटस चॉकलेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अच्छा सॉरी चॉकलेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2 प्रकार की चॉकलेट बार्स, नट चॉक्स और फ्रूट चॉक्स बनाती हैं। यह 100 बार्स प्रति डिब्बे वाले नट चॉक्स बार्स का विक्रय थोक भाव से 480 रुपए प्रति डिब्बा, एक डिब्बे की कीमत कितना है? 480 रुपए की दर से करती है। और 120 बार्स प्रति डिब्बे वाले फ्रूट चॉक्स बार्स का विक्रय थोक भाव में कितने रुपए करती है? 640 रुपए प्रति डिब्बा करती है। वर्ष 2007 के पहले 6 माह के इन दोनों उत्पादों के विक्रय आंकड़े डिब्बों की संख्या सैकड़े में नीचे लेखा चित्र में दर्शाया गया। तो ये आपका लेखा चित्र है, आपको पता है ये लाइन ग्राफ है। ठीक, तो लाइन ग्राफ में देखिए, ये जो फ्रूट चॉक्स को इससे दर्शाया गया है, ठीक, और आपके जो नट चॉक्स है वो इसको डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कितने महीनों में नट चॉक्स के डिब्बों की अपेक्षा फ्रूट चॉक्स के डिब्बों के विक्रय से अधिक धन प्राप्त हुआ है। चलिए निकाला जाता है। ठीक, ये मान लीजिए आपका, ऐसे मैंने एक चार्ट बना दिया, ये आपका है नेट चॉक्स, ये आपका नेट चॉक्स है और ये आपका फ्रूट चॉक्स है। ठीक, फ्रूट चॉक्स है। यहाँ पे मैंने एक और लाइन खींच दी। ठीक, इसको हम ईयर कह देंगे, किस ईयर में, मतलब मंथ कह देंगे। ठीक है, मंथ की बात कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं जनवरी में आप देखिए तो नेट चॉक्स की जब बात आएंगे तो डॉटेड लाइन पाएंगे, यहाँ किस पे है? 30 के सामने है, देखिए एकदम जस्ट। ठीक है, तो यानी कितने डिब्बे थे? 30। तो 30 डिब्बे की कीमत कितना निकालेंगे जनवरी का? अगर हम निकालें तो 30 गुणे 480 कर देंगे, गुणा कर दीजिए। 3 8 24 और 3 चौक 12 2 14। ठीक है, ये टोटल विक्रय किया। ठीक है, किसमें? जनवरी महीने में। किसने? नट चॉक्स ने। 30 डिब्बों की बिक्री की। 30 एक डिब्बे की कीमत कितनी है? 480 रुपए है, तो 30 डिब्बे की कीमत 30 गुणे 480 हो गया। आते हैं फ्रूट चॉक्स पे। फ्रूट चॉक्स ने जनवरी में कितनी बिक्री की? 10 डिब्बे की। तो 10 गुणे एक डिब्बे की कीमत कितनी है फ्रूट चॉक्स की? 640, महंगा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6400 रुपए। ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 6400 रुपए। चलिए इतना समझ में आ गया। यानी यहाँ 30 डिब्बे बिके और यहाँ पे कितने डिब्बे बिके हैं? 10 डिब्बे बिके हैं। फिर चलते हैं, अगला जो मंथ आएगा वो आएगा आपका फरवरी में। देखते हैं फरवरी में, आप देखिए जो नट चॉक्स है वो यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है ना फरवरी के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितने हैं? 20 है, यहाँ 20 डिब्बे बिक रहे हैं, तो 20 डिब्बे का दाम निकाल लीजिए। 20 डिब्बे गुणे 480 कर दीजिए, तो 48 दूना 96 और 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही फ्रूट चॉक्स का निकालेंगे तो फ्रूट चॉक्स यहाँ भी कितना है? 10 है, 10 डिब्बे बिक रहे हैं, तो 10 गुणे क्या कर देंगे? 640, यानी यहाँ भी कितने डिब्बे हुए? 64। ठीक है, फिर अगला देखिए मार्च में निकालते हैं। उसके बाद आपको अप्रैल में निकालना है, फिर आपको मई में निकालना है, फिर आपको जून में निकालना है। सारे महीने का निकाल करके चेक करेंगे। मार्च में आप देखेंगे तो मार्च के महीने में ये देखिए यहाँ कितनी बिक्री है? 40। कितनी बिक्री है? 40। तो 40 गुणे 480 कर दीजिए। और आप यहाँ मार्च में जब आप इसका देखेंगे तो ये किसके सामने जा रहा है? लगभग 50 का है ना, 50 के पास। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? 50 गुणे 640,
आई होप आ रहा होगा आप लोग को समझ में। ऐसे ही अप्रैल का निकालना है तो अप्रैल का देखिए, अप्रैल का कितना है 50 ही है, तो 50 गुड़े सॉरी ये किसका है, फ्रूट चॉप्स का है ना, तो 50 और गुड़े 640 यहाँ भी कर देंगे। जबकि यहाँ पे अगर आप देखिए नेट चॉक्स का, तो नेट चॉक्स का अप्रैल में कितना है 60 के करीब, 60 है, ठीक है, तो इसको 60 कर दीजिए, ये हो गया आपका 60 और गुड़े 480, ठीक, 80 गुड़े 400, 60 गुड़े 480। अब यहाँ पे देखिए मई का निकालते हैं, तो मई में फ्रूट चॉक्स कितना आ गया आपका, ये आपका पड़ेगा 30 और 40 के बीच में, क्यों, अगर आप इसको ले जाइए लाइन टू, अच्छा 30 पे जाएगा ये, तो 30 पे जब जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, मई में 30 गुड़े 640 कर दीजिए, ठीक, और यहीं आप जस्ट इसी के अकॉर्डिंग ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए यही लाइन है 50 यही लाइन है, ठीक, तो यही लाइन आ रही है, यानी 50 यहाँ भी होगी, 50 कौन होगा, नेट चॉक्स होगा, तो यानी 50 गुड़े 480। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए जून का देखिए तो क्या हम कितना है 40 है, दोनों 40 में है, तो 40 गुड़े 480 और 40 गुड़े 640 दोनों हो गया। अब बस आपको इनमें गुणा करना है, ठीक, आप क्या करें, नेट चॉक्स के डिब्बों की अपेक्षा फ्रूट चॉक्स के डिब्बों के विक्रय से अधिक धन प्राप्त किए गए हों, ऐसे कितने महीने हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहला जनवरी और महीना आप देखिए, तो ऐसे कितने महीने हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इसको गुणा करेंगे तो पहले गुणा कर लीजिए 0 4 8 32 और 4 चौक 16 3 19, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा आपका 0 5 8 40 5 8 नहीं ये 6 ना, हाँ 6 8 48, ठीक है, 6 चौक 24 4 28, ठीक, यहाँ पे देखिए 2 0 आपका हो गया और 5 8 40 और 5 चौका 20 तो 24, और यहाँ पे आपका देखिए 40 है ना ये, तो 2 0 4 8 32, अभी ऊपर किया गुणा तो 165, ठीक है, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 0 5 चौका 20 5 छक्का 30 32 आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 0 5 फिर आपका वही आ जाएगा ना 32,000। फिर यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो देखिए 2 0 और 2 0 के बाद 64 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 2 और 1 9, ठीक है, यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो 0 और 40 का गुणा करेंगे, सॉरी ये 6 बन गया, 40 का गुणा 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 चौक 24 25, ठीक। अब यहाँ पे देखिए फ्रूट चॉक्स के डिब्बे में अगर आप जनवरी में देखें तो फ्रूट चॉक्स क्या जनवरी में इससे ज्यादा है, नहीं है, नेट चॉक्स से ज्यादा है, नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए 9600 है 6400 है, क्या ज्यादा है, नहीं, यहाँ पे देखिए 16,200 है और ये 32,000 है, तो ये ज्यादा हो गया, यानी मार्च वाला हो गया, ठीक है। अप्रैल वाला देखिए, ये देखिए कितना है, इसको किए थे जब आप गुणा तो 6 से किए थे ना, 6 यानी 28,800 है और ये 32,000 है, अप्रैल में हो गया ज्यादा। मई में देखिए 24,000 है 19,002 है, तो ये नहीं होगा। जून में देखिए 16,200 है तो 25,600 है, तो ये ज्यादा हो गया, यानी कितने महीने से हो गए, 3 महीने हो। तो ये काफी बढ़िया था ये भी क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको सबको निकालना था तब जाकर के निकलता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका आंसर क्या है, 3rd, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया चार्ट पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन से प्रदर्शित करता है। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ये बार बेस्ड ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग जो है चावल का उत्पादन, मक्का का उत्पादन और ज्वार का उत्पादन दिया गया है, उसको दर्शाया गया है, ठीक है। आपको ये जो सिंबल है ये सारे दिख रहे होंगे, कलर बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हल्का लाइटेड ग्रे है तो ये चावल हो गया, ये जो डार्क लाइटेड ग्रे है ये मक्का हो गया, और ये जो व्हाइट है वो ज्वार हो गया, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं, दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक समान मात्रा में हुआ, तो यहाँ पे देखिए 2004 की अगर मैं बात करूं तो 2004 में देखिए जो चावल का उत्पादन है, 2004 में जो चावल का उत्पादन है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 9 है, ये कितना है 9 पे, ये जो पॉइंट है ये 9 है, ठीक है, 9 है। फिर आप देख लीजिए 2005 में इसका भी उत्पादन कितना है 9 है, ये क्या है, ये कौन सी चीज है, मक्का, क्या है मक्का, यहाँ पे देखिए मक्का कितना है 9 है, यानी चावल और मक्का, ठीक है, दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसल का उत्पादन अगर समान मात्रा में ये कहेगा तो चावल और क्या हो गया मक्का हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग को समझ। बाकी आप चावल को देखिए कहीं बराबर दिख रहा है, नहीं कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ज्वार को भी देख लीजिए, चावल के साथ देख लीजिए कहीं है, लेकिन चावल मक्के का इक्वल दिख रहा है ना, दो जगह पे, दो अलग अलग सालों में, दोनों 9 पॉइंट के हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लगा करके और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना है। अच्छा ठीक है, चलिए चावल की बात कर लेते हैं हम, पहले चावल देख लेते हैं। चावल में अगर आप देखिए चावल हल्का ग्रे है, तो यहाँ पे देखिए हल्के ग्रे में अधिकतम उत्पादन कितना है 9, और निम्नतम उत्पादन कितना है, निम्नतम उत्पादन जब आप आएंगे चावल में तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे 2, यानी 9 में से 2 गया तो कितना टन आया 700 टन, ये सब 100 में है, ठीक है, तो 700 टन आया, ठीक। और जब आप अब अगला देखिए यहाँ पे मक्के में आ जाइए, मक्के में आप आ जाएंगे तो मक्के में देखिएगा मक्का वाला ये हाफ ग्रे है, ठीक है, मतलब डार्क ग्रे है, तो डार्क ग्रे में ये देखिए ये कितना है मैक्सिमम उच्चतम उत्पादन कितना है 9, यानी 9 से उच्चतम उत्पादन है, और निम्नतम उत्पादन कितना है 2 के बाद यहाँ क्या आएगा 3, या देखिए 3 है ना निम्नतम उत्पादन, या यहाँ नहीं, ये नहीं निम्नतम है, यहाँ पे आइए, इसके नीचे इस लाइन के नीचे ये आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन छूट गई है, खैर बनानी चाहिए, इस लाइन के नीचे ये आया, यानी यहाँ पे निम्नतम उत्पादन कितनी है 1,
2006 में जो निम्नतम उत्पादन है वो कितना है 1, तो आप यहाँ 900 में से 100 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 800 टन। दिख रहा है ना मक्का, यानी मक्का का जो उच्चतम उत्पादन है और निम्नतम उत्पादन है उनका अंतर कितना आया 800 टन आया। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल लीजिए किसका, ज्वार का। आप ज्वार का जब निकालेंगे तो ज्वार का देखिए, ज्वार का अगर उच्चतम उत्पादन आप देखेंगे कितना है 10 यानी 1000, और निम्नतम उत्पादन जब आप देखेंगे ज्वार का तो कितना है 400 यानी ये कितना आया 600 टन। तो ये बताइए मैक्सिमम करीब करीब कितना है, तो करीब करीब अगर हम जो मैक्सिमम वाला पार्ट देखते हैं करीब करीब, तो करीब करीब कितना है 800 के करीब दिख रहा है कि नहीं, 800 के करीब 600 भी है और 800 के करीब 700 भी है। ठीक है, तो यानी ये आपका 800 टन ये सी वाला आंसर हो जाएगा। बाकी ये अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यही तो आंसर होगा, बाकी ये सब दिख रहा है क्या, ये सब नहीं होगा आंसर बस। चलिए इसी पैराग्राफ पे अगला क्वेश्चन, 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं। अच्छा 2004 से 2007 के बीच, तो देख भाई देखिए चावल उत्पादन की बात कर रहा है तो 2004 में चावल उत्पादन कितना है 5 और 2007 में अगर चावल उत्पादन आप देखें तो कितना है 6। तो ये बताइए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा 5 से, तो सॉरी ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया 6। तो कह रहे हैं 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं। ये चलिए देखिए, तो 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं 5% की कमी होगी या 55% की कमी होगी या 50% की कमी होगी या 5% या 50% की वृद्धि होगी या 5% की वृद्धि होगी। तो चावल का आप देख रहे हैं 2004 में उत्पादन कितना है चावल का, आप देखेंगे 5 और फिर 2005 में कितना उत्पादन है 10। ठीक है, फिर उसके बाद चावल का उत्पादन 2006 में गिर गया, कितना आ गया 4 और उसके बाद फिर वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये सारा जो आपका दिया है 2004 में, देखिए 2004 में अगर आप चावल का उत्पादन देखेंगे तो 4 5 6, ठीक है, और 2006 में देखेंगे 4। तो यहाँ पे अगर आप निकालें 2004 से 2007 के बीच, 2004 से 2007 के बीच अगर आप चावल का उत्पादन निकालें तो यहाँ पे देखिए 2005 में 2004 में चावल का उत्पादन कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 500 टन है। ठीक, और उसके बाद 2007 में चावल का उत्पादन कितना है 600 टन है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा सॉरी ये तो मैं तो बाजरा का लेना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए चावल किससे है हाफ है। ठीक है, ये चावल का है, तो चावल का देखिए 2004 में कितना है 900 टन है, कितना है 900 टन। और आप यहाँ पे देखिए चावल का जो है 2007 में कितना है 400 टन है। ठीक है, 400 टन। ठीक, 2007 में। तो आप ये बताइए देखिए कितने की कमी हो रही है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने की कमी हो रही है 500 की कमी हो रही है। ठीक है, किस पे कमी हो रही है 900 पे, तो 100% पे आपको निकाल लेना है, यानी प्रतिशत कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, तो जब कमी हो रही है तो वृद्धि वाला तो अपने आप हट गया, ये तो कट गया। ठीक, आप यहाँ पे देखिए जब आप निकालेंगे 2 0 से 2 0 हट गया, यहाँ पे हो गया 500 बटे 9, 9 पचे 45 और फिर 5 बार हो जाएगा 9 पचे 45 यानी 55% लगभग जो कमी आएगी वो आपकी दर्शाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है मक्का के उत्पादन में। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मक्का देखेंगे 2004 में मक्का का उत्पादन कितना है 2004 में, तो 2004 में देखेंगे तो मक्का का उत्पादन है 300 टन है ना 2004 में। और आप यहाँ पे देखिए 2005 में मक्का का उत्पादन कितना पहुंच गया 900 टन, 900 टन। तो वो ना 3 गुना की वृद्धि, यानी मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना की वृद्धि हुई है 2005 में। ठीक है, तो 2005 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सभी तीनों फसलों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, किस वर्ष की तुलना में अगर बात की जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये देखिए, यहाँ देखिए कि जो 2000 अगर आप 2004 की बात कर रहे हैं 2004 में, तो 2004 का पिछला वर्ष तो है नहीं, तो वो तो हट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लेंगे 2005 से अगर तुलना करेंगे पिछले वर्ष का, यानी 2004 की तुलना करेंगे तो ये देखिए ये घटा हुआ है, किसकी चावल की मात्रा घटी हुई है, तो वृद्धि होना चाहिए, तो यानी आपका 2005 भी हट गया। ठीक, 2007 की बात मैं करूँ तो 2007 में देखिए 2006 से ये चावल भी बढ़ा है, मक्का भी बढ़ा है और ज्वार भी बढ़ा है आपका, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए 2007 होना चाहिए, यानी 2006 भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया। ठीक, ज्वार का उत्पादन, ज्वार किससे दर्शाया गया है व्हाइट वाले से दर्शाया गया, तो किसमें 2 गुना हो गया ये पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 गुना की बात कर रहा है, तो देखिए ये जो 2004 में जो ज्वार है वो किस पे है 5 पे है, और 2005 में ये किस पे पहुंच गया 10 पे पहुंच गया, सीधे 2 गुना हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया, तो 2005 में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट हुई है। तो आप देखिए कि ये यहाँ पे ज्वार का जो उत्पादन था बहुत भयंकर रूप से, मतलब बहुत तेज चढ़ा, लगभग 1000 टन चढ़ा हुआ है, और अचानक ये उतरता है कितने पे 400 टन पे। तो बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पे आपको देखने को मिला, मतलब जो नीचे गिरने का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, यानी आप देखेंगे तो किस वर्ष गिरावट सबसे ज्यादा मिली। ठीक है, तो 2006 में, और 2006 में किसमें मिली ज्वार में, तो आप क्या मारेंगे 2006 में ज्वार में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, उपयुक्त ग्राफ का निरीक्षण करें जो पिछले कुछ वर्षों के लिए एक विद्यालय के कक्षा 1, कक्षा 10 और कक्षा 11 के परिणामों की जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस उस वर्ष में किया? तो यहाँ पे देखिए, आप अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बना लीजिए आप, यहाँ पे सन लिखेंगे 2005 से 2006, ठीक है, यहाँ पे सारा सन लिखिए और एक तालिका ऐसे बना लीजिए, ठीक, या नहीं बना सकते तो मत बनाइए। चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप साफ साफ देखिए तो 2009-10 मुझे तो दिख रहा है, आगे हम लोग को भी दिख रहा होगा कि 2009-10 में ये भी 90% है और ये भी 19% है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भाई इसी का हुआ कि नहीं हुआ? इन्हीं दोनों का हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ 80 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ पे ज्यादा अंतर आ गया ना, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों का 90-90 है, ठीक, जबकि यहाँ देखेंगे यहाँ दोनों का कितना है, 85-85 है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका 85 है, इसका 80 है, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव, मतलब ये लोग कोई ज्यादा मतलब परिणाम बढ़िया दे रहा है, कोई कम दे रहा है, तो लेकिन यहाँ पे आपको दोनों के परिणाम क्या मिलेंगे, गजब मिलेंगे, मतलब बढ़िया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2009-10, यही आपका बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं था, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका, ठीक है, 6 घंटे की अवधि में एक कार की यात्रा, ये जो पूरा आपका दिया है कार की यात्रा है 6 घंटे की अवधि में, कितने घंटे की, 6 घंटे की अवधि में, और ये आपका किलोमीटर है और ये आपका घंटा है, मतलब टाइम है, घंटा वो बजाने वाला नहीं, टाइम आपका, ठीक है। ये देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, मतलब ये सब 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच की दूरी, ए और ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी, तो ए से बी के बीच भाई यहाँ पे देखिए, अगर आप दूरी निकालेंगे ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या दूरी, दूरी तो ऊपर नीचे चलेंगे ना, तब थोड़ी बहुत दूरी होगी ना। तो यहाँ पे बताइए, ये आप यहाँ पे क्या दूरी बनाएंगे, कुछ नहीं, यानी यहाँ पे कितनी दूरी है, कुछ नहीं चला उसने, शून्य चला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी, पूरी यात्रा में, तो यहाँ से देखिए ओ से वो चलना स्टार्ट किया, वो से चलना स्टार्ट किया, तो जब वो यहाँ पे पहले चला, कहाँ पर, ए पर चला, ओ से ए तक चला, यानी कितने किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर। फिर ए से बी तक आया, कितने किलोमीटर चला, कुछ नहीं चला, 0 किलोमीटर। तो बी से फिर सी तक चला, कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर। फिर सी से वापस आया कितने पे, डी पे, कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो 100, 50, 150 कितना हो गया, 300 किलोमीटर टोटल वो किसने क्या किया, दूरी तय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी और डी के बीच कारों की औसत गति बतानी है, तो सी से डी के बीच बतानी है। देखिए सी पे 4 घंटा है और डी पे, यानी सी से डी पे आने में उसने कितने घंटे, 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये 2 घंटे लगाए कि नहीं लगाए, और दूरी कितनी तय की, 150 किलोमीटर। तो 150/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं दिख रहा है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए ये वाला डीआई देखिए, ये बढ़िया डीआई है थोड़ा, ठीक है। इसमें देखिए, निम्न पाई चार्ट एवं बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें विद्यालयों के कुछ संख्या, विद्यार्थियों की जो स्टूडेंट है, जिसमें आपके बॉयज में आएंगे, गर्ल्स में आएंगे, उनकी संख्या कितनी है, 8500 है, और ये जो परसेंटेज है ये सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, ठीक। तो कह रहे विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, किसकी बात की, छात्र की बात की, ना कि छात्राओं की बात की। तो जब छात्र की बात की है तो आइए डी पे चलते हैं। डी कहाँ पे है, डी यहाँ है आपका, ये आपका पार्ट डी है, ठीक है। डी में कितना परसेंट है, 14% है, यानी आपको क्या निकालना है, 8500 का 14% निकालेंगे तो डी में टोटल स्टूडेंट, जिसमें गर्ल्स भी है बॉयज भी है, दोनों की संख्या निकल करके आएगी। अच्छा, जब आप इसका निकालेंगे स्टूडेंट टोटल निकल के आएंगे, तो अब नीचे के बार ग्राफ में देखिए, बार ग्राफ में डी में ये जो छात्राओं की संख्या को दर्शा रहा है, तो डी में देखिए कितनी छात्राएं हैं, 340। तो अगर हम इन 340 छात्राओं को इसमें से निकाल दें, ठीक है, तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे छात्र हो जाएंगे, ठीक। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों जीरो, अगर 2 जीरो है तो ये और ये परसेंटेज एक दूसरे को काट देंगे, और 14 × 25 = 70, ठीक है, और 14 × 8 = 112, ठीक, 119 हो गया। और इसमें से आप 340 घटा दीजिए, तो यहाँ से देखिए 0 0, 9 में से 4 गया 5, तो आपको यहाँ देखिए पूरा 50 आपको यहाँ मिल रहा है, तो ये डी ऑप्शन का सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय ई में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय ई में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यालय कहाँ है, यहाँ पर विद्यालय विद्यार्थियों की संख्या 1800, तो 8500 का किसके बात कर रहा है, 8500 के 18% की। ई में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय ए और बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक, विद्यालय ए और बी में, विद्यालय ए और बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको जब विद्यार्थियों के बीच ही कैलकुलेट करना है, यहाँ पे छात्र छात्राओं का कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पे ये वाले बार का कोई मतलब नहीं है। ये वाले बार का क्या कहा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका भी कोई काम यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर आप निकालना चाहे तो ये बताइए, 18% आपका बात बोल दिया है, कितना है विद्यालय ई में है, यानी पूरा अगर 100% होगा तो ये 18% होगा, और ए और बी मिलकर के यानी 12 और 16 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28%, जो ये बात कर रहा है टोटल विद्यार्थी 28% हो जाएंगे, ठीक। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो किस कि ये जो अगर आप देखेंगे कितने प्रतिशत का अंतर आया, 10%। किससे कम है, किससे तुलना हो रही है, ए और बी के संयुक्त विद्यार्थियों की संख्या से, यानी 28% से तुलना हो रही है। और आप यहाँ कर दीजिए क्या, 100%। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 4 × 28, 25 × 4 = 100, और यहाँ पे आ गया 250/7%। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 7 × 21 और 4 बचा 7 बचे 35, ठीक है, 7 × 21 और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 4, तो 7 बचे 35, ठीक। कुल विद्यार्थियों की संख्या है 35%, यानी लगभग 36%, यानी 36% आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका आंसर यही है, ठीक है, 36%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय डी में छात्राओं की संख्या। अच्छा, डी में कह रहा है छात्राओं की संख्या। ठीक है, विद्यालय डी में छात्राओं की संख्या कितनी है, पहले से ही आपको पता है 340। ठीक, छात्राओं की संख्या, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या। चलो, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या, अभी आपने शायद विद्यालय डी का निकाला था। हाँ, विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, कितने छात्र पढ़ते हैं आपने निकाला था 850, पहले से आपके पास डाटा है। ठीक है, तो विद्यालय डी में छात्रों की संख्या यानी 850, और विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या चलो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 680। कितना है, 680। ठीक है, इसका अनुपात पूछा है तो आप कुछ नहीं करिए, ये आप कर दिए, यहाँ पे आप करेंगे तो 85 और 68, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 5:4, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित विद्यालय में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। ठीक, छात्राओं की संख्या के संबंध में छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, अनुपात निकालना है। ठीक, छात्राओं की संख्या का, तो अगर आप यहाँ पे अनुपात निकालिए, चलिए देखें, ये सारे तो आपके क्या है, छात्राएं हैं। ठीक है, तो अगर छात्रों की संख्या आपको निकालनी है तो केवल किसकी किसकी निकालनी है, बी की और ए की, और किसकी पूछी है, डी की और एफ की, यानी 2 की नहीं निकालेंगे। तो ये जब आप निकालेंगे तो 85 100 का 20%, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 85 100 का 12%, यानी 85 × 12, 85 × 12, 12 × 5 = 60, और 12 बटे 96, 96 6 102, 1020 लड़के हो जाएंगे, छात्र हो जाएंगे। ये क्या होंगे, नहीं ये क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 1020। चलिए बी का अगर आप निकाल लीजिए, 16 × 5 = 80, और 16 × 5 = 80, 16 × 8 = 128। ठीक है, 128 × 8 = 136, 1360 ही आपका हो गया। अगर आप 85 का 20% निकालते हैं तो सीधे 85 का दुगना कर दीजिए। ठीक है, तो 1 0 लगा करके तो 85 का दुगना करेंगे तो 25 10 और 8 2 16, 1700 हो जाएगा। ठीक, और इसका निकालना है 14% 85 का, तो 14 × 5 = 70, और 14 × 8 = 112, 119 हो जाएगा, 1190 लोग। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है, छात्रों की संख्या का अनुपात, छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए छात्रों की संख्या आप जब निकालेंगे, किसमें, ए में निकालिए। ए में छात्रों की संख्या जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1020 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 450। तो 1020 में से 450 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 570 छात्र आएंगे। एफ की बात करते हैं। ठीक है, एफ की बात करें तो आपको 1700 में से कितना घटाना पड़ेगा, 720 घटाना पड़ेगा। 720 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, और 18 में से 16 में से 7 गया आपका 9 आएगा, 970 हो जाएगा। डी की बात करें हम तो डी में कितने हैं, 1190 टोटल स्टूडेंट हैं, और डी में लड़कियों की संख्या 340 है। इधर आप निकालेंगे 850 आएगा। ठीक है, बी का अगर आप निकालें तो बी का आपके पास 1360 है, और आपका बी में लड़कियों की संख्या 680 है। इधर आप निकालेंगे तो 0 और 8, और यहाँ 12 में से 6 गया 680 आएगा। ये आपका छात्रों की संख्या मिल गई, क्या मिल गई, छात्रों की। अब यहाँ पे आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, किसके बीच, छात्रों और छात्राओं के बीच। ठीक, तो आप पहले ए पे आइए, ए का देखिए, ए का कितना आपने निकाला, छात्रों की संख्या कितनी है, 570, पहले ए का निकालिए। ठीक है, अच्छा चलिए, ए का 570 है, और ए में छात्राओं की संख्या कितनी है, ए में अगर आप छात्राओं की संख्या निकालेंगे तो 450। तो यहाँ पे जब आप अनुपात निकालेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, 15 × 45, 19 × 57, 15 × 1 = 15, और 4 बचा, 15 × 2 = 30.2, 1.2 समथिंग। ठीक है, 1.2 के समथिंग आएगा। ठीक है, अगर आप बी का निकालते हैं तो बी का देखिए 680 छात्रों का संख्या है और 680 छात्राओं की संख्या, यानी एक आया। सी का आप रेशियो निकालते हैं इन दोनों का, अनुपात का जब निकालते हैं तो देखिए सी का, नहीं सी आपको निकालना ही नहीं है, क्या निकालना है, डी, बचा आपका डी। तो डी का निकालेंगे जब आप तो 850 में भाग देंगे किसका, 340 का। अच्छा आप ये देखिए 35 का दुगना 750 होता है ना, 35 दूना 70, नहीं 35, 350 का दुगना 700 होता है ना, तो यहाँ पे तो 340 है, इसका दुगना 680 होगा। ठीक है, यानी 2 पॉइंट के समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, 2 पॉइंट समथिंग जो भी है, अभी पूरा नहीं, जल्दी जल्दी साफ करते हैं। ठीक है, एफ का देखें, एफ में 970 है, और यहाँ पे एफ में कितनी है, 720, तो ये भी 1 पॉइंट के समथिंग आएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका दिख रहा है, डी का दिख रहा है, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 20% छात्र एवं 12% छात्राएं, यदि 20% छात्र और 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आपको तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखिए ये जो पुराना डाटा है आपके काम आएगा। ठीक, पुराना डाटा कैसे काम आएगा, ये देखिए इसमें आपने इतना निकाल के रखा है, किसका नहीं निकाला है, सी का नहीं निकाला है, तो सी का निकाल लीजिए, 2 ही का निकालना पड़ेगा ना। तो 85 का 20% आपको निकालना, भी निकाले थे तो 1700 आया था, 1700। और यहाँ पे जब आप निकालेंगे 18%, तो 18% जो 85 का निकालेंगे, निकाला नहीं, आप यहाँ पे निकालिए 18 × 5 = 90, और 18 × 8 = 144। ठीक है, 144 और 9 = 153, यानी 1530 आया। ठीक, तो यहाँ से अब आप ई, और यहाँ से जब आप यहाँ देखिए छात्रों की संख्या दिया हुआ है आपके पास ए में कितने छात्र हैं, 570, बी में आपके पास कितने छात्र हैं, 680, सी में आपके पास कितने छात्र हैं, तो 1530 में से घटा दीजिए,
1530 में से 1530, ठीक है, नहीं 1590, सॉरी 18 25 90 है ना, 18 नहीं 53 हो गया ना, अच्छा ये 53 है। 1530 में से ये ई वाला कितना है 730, तो 730 घटा दीजिए तो 800 बचा, तो 800, ठीक है। डी का आप निकालेंगे तो डी में देखिए, डी का आपने निकाल करके रखा है कितना है 850, कितने छात्र है इसमें 850, छात्र की बात हो रही है, छात्राओं की नहीं, ठीक है। उसके बाद ई बच गया और एफ बच गया, तो एफ का भी आपने निकाल के रखा है कितना 970, और ई का जब आप निकालेंगे, अच्छा ये जो हमने निकाला था 800, ये सी का नहीं था, ये 800 आपका ई का था, और जब आप इसका निकालेंगे सी का निकालेंगे तो सी का कितना है 1700, और उसमें से क्या निकालना है 480, 0 2 और यहाँ पे आपका बच गया 15 में 4 गया 1120। ये आपके जो पुराने डाटा था वो तो था ही, दो निकालना था, दोनों निकाल दिया, ठीक है। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका काम आएगा। देखिए 20% छात्र, ठीक, तो 20% छात्र यानी सबको जोड़ना पड़ेगा, तब तो उसका 20% निकालेंगे आप, तो इसका 20% निकालेंगे तो देखिए सबको जोड़िए, मान लीजिए ये आपका 1 1 2 0 हो गया, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 तो आएगा ही, फिर यहाँ पे देखिए 8 7 8 15 2 17 5 22 22 7 29, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 6 11 1 12 8 20 8 28 28 9 37 37 और 2 37 2 39 और 3 1 4, यानी 4990 आ गया, कितना आया 4990, 4990, ये टोटल आ गया आपके। ये क्या आ गया छात्र की संख्या है, टोटल छात्र की संख्या। छात्राओं की संख्या आपको टोटल करना है तो इसको जोड़ लीजिए, छात्राओं की संख्या, छात्राएं देखेंगे तो 0 3 2 5 4 9 8 17 8 25 5 30, ठीक। उसके बाद 7 3 10 7 17 17 17 3 20 4 24 24 24 6 30 और 30 4 34 3400, ठीक है। अब गैर स्थानीय, स्थानीय की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 20% अगर स्थानीय गैर स्थानीय है तो 80% क्या होंगे स्थानीय होंगे, और यहाँ पे 12% अगर गैर स्थानीय है तो 88% आपके क्या होंगे स्थानीय होंगे, बस ये निकाल दीजिए। तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये तो 0 से ये परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ से ये तो 0 से ये परसेंटेज हट जाएगा, ठीक। इसको जल्दी से गुणा कर दीजिए, 8 9 72 8 9 72 और 7 89 और 8 चौक 32 32 और 7 39, ठीक है। और यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं 11 गुणे 8, तो 11 से पहले गुणा कर दीजिए, 11 चौका 44 और 11 3 33 4 37, ठीक है। और गुणे 8 से कर दीजिए, 8 चौका 12 8 चौका 32 8 चौका 12 8 चौका 32 और 8 7 56 56 3 59, ठीक। सभी विद्यालय में कुल स्थानीय विद्यार्थी हैं, यहाँ पे कहीं वो हो गया 8 9 72, ठीक है। 1 मिनट, जोड़ने में मिस्टेक हुई होगी कहीं पे, ये 1120 आया था, ये 0 हो गया, 8 7 15 15, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा ढंग से इस पे लिख लें, चलिए देखिए आपने इसको निकाला है, यहाँ पे ये सारा छात्र की संख्या निकाल के रखी हुई है, कितनी निकाली आपने 570, उसके बाद 680 1120 680 और 1120, ठीक है 1120 है, अच्छा 1120, हाँ सही है, ठीक 1120 है। उसके बाद 850 और 800 850 और 800, फिर आपका देखिए यहाँ पे क्या है 970 970, ठीक है। ये क्या है छात्र की संख्या है, ठीक 970 ये छात्र की संख्या है, और छात्राओं की संख्या तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको जोड़ते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या करना है आपको, इसको हटा दीजिए, जोड़ना वरना इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हमें टोटल छात्रों की संख्या से इसको निकालना है, ठीक। तो ये बताइए अगर आप छात्राओं की संख्या को जोड़ दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो छात्राओं की संख्या कितनी आई थी 3400 आई थी, अगर हम छात्रों की संख्या यानी 8500 में से इसको हटा देते हैं तो 0 0 1 और 8 में से 3 गया 5100, ये छात्रों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जोड़ने में इसीलिए कहीं गलत हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जब आप निकालेंगे तो आपको 80% निकालना होगा, और यहाँ पे आपको कितना 3400 का 88% निकालना होगा, ठीक। तो जब निकालेंगे 2 0 से परसेंटेज हट गया, और यहाँ से 2 0 से परसेंटेज हट गया, ठीक है। तो यहाँ जब गुणा करेंगे आप 8 गन्ने में 8 8 5 40, ठीक है। और यहाँ जब आप गुणा करेंगे 34 गुणे 11 गुणे 8 कर दीजिए, 374 में 8 का गुणा कीजिए, 8 चौक का 32, सब में लास्ट 2 है, फिर देखिए 3 आया, और 8 7 56 और 3 59, अच्छा 9 8 17 1 12 12 किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं उस पर इसलिए गया था, वो वाला जो क्वेश्चन था इसके पहले जो मेथड में लगा रहा था सारा निकाल के, कि आपको मतलब डाटा यूटिलाइज करना कैसे, जो पुराना डाटा है उसको संभाल के रखे रहिए, ठीक है, ऐसी जगह लिखिए कि उसको फिर से काम में लाया जा सके, उस बेस पे बताना। लेकिन ये मतलब ये मेथड है, सीधे आप इसको जोड़ के लड़कियों की संख्या को जोड़ के इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। निम्न लाइन ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। 2009 से 2014 तक दो कंपनी ए और बी की आय और व्यय, ये आय है और ये व्यय है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, यानी नीचे वाला जो पार्ट है वो व्यय है, ये जो दर्शा रहा है ये क्या दर्शा रहा है, व्यय, और ये क्या दर्शा रहा है, आय, इनकम दर्शा रहा है, ठीक। फिर दो कंपनियां ए और बी के आय व्यय का अनुपात ये दिया है, ठीक है, इनके आय और व्यय का अनुपात ये दिया है, ठीक है, ये व्यय का अनुपात है ए और बी के, और ये आय का अनुपात है। चलो सबसे पहले देखो वर्ष 2009, 2011 और 2014 में कंपनी बी ने कुल कितना लाभ कमाया, ठीक, 2009 और 2000। तो सबसे पहले कंपनी बी की बात हो रही है, तो कंपनी बी की आपको सबसे पहले क्या निकालनी होगी, आय निकालनी होगी, ठीक। आय निकालेंगे तभी तो उसका लाभ निकाल पाएंगे। तो यहां से जब हम आय निकालते हैं तो देखिए क्या करेंगे, इसके आय को निकालेंगे तो 2009 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 2009 का निकालेंगे। तो 2009 में अगर आप देखिए तो कितना टोटल आय, 396 है, ठीक है, 396 ए और बी का आय मिला करके, तो यहाँ पे 6 5 11, यानी बी का क्या हो जाएगा, 396 गुणे 5/11, ठीक है। तो यहां से करेंगे 11 तिया 33, 11 छक्का 66, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 15 1 180, ठीक। नेक्स्ट देखिए फिर उसके बाद 2011 में अगर बात करें तो 2011 में कितना है, 4 और 3 है, तो 4 3 2011 में अगर देखें तो कुल कितना है, 560 है। तो 2011 निकाल लीजिए, 560 गुणे 3/7, 7 8 56, 8 3 24, 240 आ गया। 2014 में निकाल लीजिए बी का, तो 2014 में बी का देखेंगे 8/15 होगा ना, तो 2014 में देखिए 750 है, यानी 750 गुणे 8/15, 15 5 75 400, ठीक है। तो बी की कुल आय, तो ये तो कुल आय हो गई, ठीक। कुल कितना लाभ उसने कमाया, लाभ निकालना है, तो लाभ के लिए यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर दिखेगा ना, कितना लाभ उसने कमाया भाई, ये तो खर्च मतलब खर्च हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके खर्च को बांटते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो इसका लाभ होगा ये 4 और 3 एक्सपेंडिचर, ये खर्च हो जाएगा ए और बी का। तो इसमें बी का जो खर्च होगा 2009 में वो 3/7 होगा। तो 3/7 अगर खर्च है तो बचाया कितना, अगर 3/7 इसका खर्च है तो बचाया कितना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जब हम इसका देखिए व्यय का निकालेंगे तो व्यय में आते हैं, व्यय में देखिए कितना खर्च कर रहा है, 336, ठीक है, व्यय में कितना खर्च कर रहा है, 336। तो अब यहाँ पे देखिए अंतर जब आप निकालेंगे तो 336 और खर्च में देखिए ये कितना खर्च कर रहा है, 3, तो 3 गुणे 3/7, तो यहाँ से करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 8 56 और 3 8 24, 3 चौका 12 144। तो जब आप यहाँ पे इसका अंतर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे जो अंतर आएगा इनका, तो 6 आया और 17 में से 14 गया 3, यानी 36। यहाँ पे कितना लाभ हुआ, 36 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लाभ निकालेंगे 2011 में, तो 2011 में आइए, 2011 में देखिए व्यय कितना है, 480। तो 2011 में अगर व्यय निकालेंगे तो 480, ठीक, 240 में से क्या घटाएंगे, 480 गुणे 5/12, तो 12 चौका 48, 5 चौका 20, यानी 200, 200 को घटाएंगे इसमें से 240 में से, तो क्या मिलेगा आपको, 40 करोड़। समझ में आया। ऐसे ही आप इसमें से 2014 में से देखिए, 2014 में कितना व्यय कर रहा है, 660, और 2014 में देखेंगे तो 8 7 15, यानी 8/15, यानी 660 गुणे 8/15, इसको घटाएंगे 400 में से, तो 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 8 चौका 32 और 8 चौका 32 और 3 52, 352, इसको घटा दीजिए इसमें से, तो 48 करोड़ बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, 48 करोड़ बचेगा आपका। अब इसी को जोड़ देना है, तो आप देखेंगे 8 4 6 नहीं, ये 48 है, 8 6 14, तो लास्ट में किसके 4 आ रहा है, 124 करोड़ वाले, ये आंसर हो जाएगा, ये नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत बढ़िया डीआई है, ठीक है, इसको कई बार ऐसे डीआई को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। चलिए, किस वर्ष में कंपनी ए की आय दूसरे सर्वोच्च स्थान पे थी, कंपनी ए की आय की बात कर रही है, कंपनी ए की आय यानी ऊपर वाली लाइन से, यानी इस वाले से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए किस वर्ष में कंपनी ए की आय, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं ए कंपनी की आय, यहाँ पे क्या 2009 में पहले निकालते हैं ए कंपनी की आय, तो ए कंपनी आय की आय तो 2009 में निकालेंगे तो 396 गुणे 6/11 करना होगा। फिर आपको 2010 सॉरी जो सन दिया है उसी में निकालिए, तो मैं सब निकालने बैठ गया। देखिए 2014 देखिए, 2014 में आप देखेंगे तो 750 है, ठीक। 750 को जब यहाँ पे 2014 में आप देखेंगे तो यहाँ पे जब कंपनी ए का निकालेंगे तो 7/15, ठीक है, ये कब का है, 2014 का, ठीक। और आगे चलते हैं 2012 का निकालिए। 2012 का जब हम निकालेंगे तो 2012 में देखिए कितना है, 2:3, और 2012 में यहाँ कितना दिखा रहा है, 300, यानी 300 गुणे 2/5, ठीक है। उसके बाद 2013 की इनकम जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 550 और 2013
किसकी बात कर रहा है? 13, 2013, 2013 में देखिए कितना है, 5/11 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5/11 से। ठीक है, एक लास्ट बच गया आपके पास 2011, 2011 का भी निकाल दे रहे हैं। 2011 का निकालेंगे 560 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 4/7, 15 बचे 75, 5 7 35, 350 हो जाएगा। ठीक, दूसरे सर्वोच्च स्थान पे बोला है, पहले नहीं, याद रखिएगा, सर्वोच्च देकर के पहला ना मारिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2012, 2/5 यानी 5 छक्का 30, 60 दूना 120। यहाँ पे करेंगे 11 5 55, 250। यहाँ पे करेंगे 7 बटे 56, 8 चौका 32, 320। तो आपको दिख रहा है सबसे सर्वोच्च स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे सबसे ज्यादा ये है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा ये है। तो सर दूसरा सर्वोच्च पूछ रहा है तो 320 हो जाएगा ना। कौन सा वाला? 2011 वाला। तो 2011 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कितने प्रतिशत से कंपनी बी की 2010 से 2011 में लाभ में वृद्धि हुई है? 2010 से 2011 में कितने प्रतिशत से लाभ में वृद्धि हुई है? ठीक है, कंपनी बी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। 2010 में अगर कंपनी बी की बात करें, किस कंपनी की बात करें? कंपनी बी की, जो लाभ की बात है। तो यहाँ देखिए ये व्यय का यही है। ठीक है, तो व्यय कितना कर रहा है 2010 में? 2010 में जो कंपनी बी है वो कितना व्यय कर रहा है? तो 495, 495 व्यय कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे उसकी आय कितनी है? 550 है। ठीक है, कंपनी की, मतलब इस दोनों आय पे निकालना है। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। तो 2010 में जब हम निकालेंगे तो पहले तो आय का निकाल लीजिए, कितना आय था उसका। तो आय निकालेंगे जब आप कंपनी बी की, तो 550 गुणे 5/11 करेंगे, और इसमें से माइनस करना होगा आपको क्या? 495 गुणे, कंपनी बी की बात हो रही है 5/11, ये 6/5 है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आप देख लेंगे 5/11 कॉमन है, और यहाँ पे घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 4 14 में से 9 गया 5। ठीक है, और 4 में 55 नहीं बचा आपका। ठीक, यहाँ से काट दीजिए, 11 5 55, फिर 5 5 25। तो यहाँ पे जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 25 का लाभ हुआ। ठीक है, 2010 से 2011 में, 2011 में अब लाभ निकालना है। 2011 में कितना लाभ हुआ बी में? तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे 2011 की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है? 56, 560 गुणे 2011 में देखिए 3/7, 3/7 माइनस 2011 में व्यय कितना है? 480, व्यय जो है 480। इधर क्या निकालेंगे? आय और माइनस व्यय करेंगे तभी तो लाभ निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 480 गुणे यहाँ पे कितना करेंगे आप? 5/12, तो 7/56। ठीक है, सर 80, 7/56, 8 24, 240 माइनस 12 चौक 48, 4 5 20, 200, यानी कितना हो गया? 40। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 25 ये था और 40 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 15 की। किस पे? 25 पे। तो 100% पे कितना? यही आपको निकालना। 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2014 में कंपनी ए का लाभ कंपनी बी की तुलना में कितने प्रतिशत था? ठीक है, कितने प्रतिशत था कंपनी ए का लाभ? कब पूछा है? 2014 में। तो 2014 में निकालते हैं। 2014 में पहले कंपनी ए का निकालते हैं, तो कंपनी ए का जो लाभ है वो निकालते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। ठीक है, तो अब चलते हैं। आय निकाले अगर इसकी, तो 7/15 से गुणा करेंगे, जो यहाँ पे है टोटल इन दोनों का सम है 750 में। तो इससे आय निकल के आएगी, और व्यय निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे देखिए 6 5 11, यानी 5/11 गुणे किससे? 660 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 5 75 और 11 छक्का 66, 7 5 35, 350 और 5 छक्का 30, 300। तो कितने का लाभ आया? 50 का लाभ आया। ठीक, बी का लाभ अगर निकालें इसी का, तो बी का लाभ जब आप निकालेंगे तो 750 में गुणा करेंगे किसका? 8/15 का, माइनस 660 में गुणा करेंगे आप किसका? यहाँ पे 5/11 था, आपकी 6/11 कर देंगे। ठीक है, तो 11 छक्का 66, 320 आया। यहाँ पे टोटल गुणा करेंगे 320 आया, और 15 5 75, 8 5 40, 400 आया। तो यहाँ पे देखिए कितने का लाभ हुआ? 80। तो कह रहा है कंपनी बी की तुलना में, तो बी से तुलना कर रहा है ना, 80 50 का कितना प्रतिशत था? ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 हो गया, 500/8, 8 से अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 चौका 8, ये हो जाएगा आपका 250, फिर 2 से काट दीजिए, हो जाएगा आपका 175, और इसको 8 2 8 16, कितने प्रतिशत था ये पूछा ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा उल्टा कर दिया गया, 80/50, दूना 100, 80 दूना 160, नहीं सही है। तो यहाँ पे जब हो जाएगा कंपनी ए का लाभ कंपनी बी की तुलना में, तो ए कितना लाभ कमा रहा था? ये जो काटेंगे 7 5 35, 350, 50 आया, और इसका 80 आया का लाभ। तो कंपनी ए का लाभ 50 था, 80 था यहाँ पे, तब आप करेंगे गुणा इसका, तो 0 से ये 0 कट गया, 4 दूना 8, 25 चौका 25 5 125, 125 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 125 आपका आंसर हो जाएगा। 50/80 गुणे 100 की आपने, 0 से 0 कटा, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125। आई थिंक वेट, ये 50 था और ये क्या था? 80 आया था। 750 का 8/15, ठीक है सही है। और यहाँ पे आपने निकाला 660 का 6/11, ठीक, 320 आया, यहाँ पे 400 आया, 400 320 का अंतर 80 आया। ओके सही है।
तो सॉरी गाइस, जल्दबाजी में यहाँ पे 360 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ 400 में से 360 गया तो 40 होगा, 80 नहीं होगा। ठीक है, तो आप निकालेंगे यहाँ से 50/40 × 100 ये करेंगे तो 0 से 0 कट गया 25 से, तब 125% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था आज का आपका पूरा सॉल्व DI 20 क्वेश्चन। अच्छे भी DI थे, बहुत ऐसे भी DI थे जिसमें आपको पेन नहीं उठाना था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे DI क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह जो डबल ग्राफ वाले होते हैं उन्हीं को मैं लाऊं। ठीक है, जिससे आपका भी आप उसको सॉल्व कर सकें अच्छे से। ठीक है, चलिए थैंक यू आज के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ। थैंक यू सो मच।